चलिए थोड़ा सीरियस, अब सब लोग यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हालांकि अल्कोहल क्या होता है? न्यूट्रल। अगर अल्कोहल में आप लिटमस पेपर डालेंगे तो नो चेंज इन कलर। आपको मालूम है ना, अगर रेड लिटमस को अगर किसी में डाला जाए लिक्विड में और वो ब्लू हो जाए तो वो होता है बेस, और ब्लू लिटमस को किसी में ऐड किया जाए और वो रेड बन जाए तो क्या हो जाता है? वो एसिड। और जो कोई कलर चेंज ना बताए वो क्या होता है? न्यूट्रल। तो अल्कोहल में अगर आप लिटमस पेपर डालेंगे तो न्यूट्रल है। आप बोलेंगे फिर एसिडिक कैसा? कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। उससे हम एक कंसेप्ट को भी रिलेट करने वाले हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने लेविस के हिसाब से पूछा इसको तो ये बेस बनता है, क्योंकि लोन पेयर है ना अल्कोहल के पास। अरे है कि नहीं है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लेविस के हिसाब से बेस हो गया ना ये। तो अल्कोहल कुछ जगह न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, उसका लोन पेयर अटैक करता है। अपन स्टेरिफिकेशन में पढ़े ना, अल्कोहल सी पर जाकर अटैक करता है अल्कोहल का ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब रिवीजन जो नहीं कर रहे होंगे ना, वो सिर्फ सोच रहे होंगे कौन सी रिएक्शन थी सर, कोई तेलुगु फिल्म के बारे में बोल रहे हैं शायद। अरे समझा गया? तो ऐसा कब होता? रिवीजन नहीं करे तो। आंखों पे समझ में आता मुझे कौन से बच्चे को याद आया, कौन से बच्चे को याद नहीं आया। आप एक्टिंग भी करें ना अगर ऐसा यस, तो अभी मेरे को समझ में आता है आप एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन करो अच्छे से। नहीं, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। रिएक्शन इजी भी रही तो रिवीजन करना घर जाकर, इससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये लिटमस पेपर पे न्यूट्रल है और लेविस के हिसाब से बेस है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो कौन होता है? लेविस बेस। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ मेटल। जो हमने पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखा ना अल्कोहल का, वो वाली रिएक्शन। उसमें क्या होता है आपको याद होगा, आप लेते हैं अल्कोहल विथ सोडियम, तो यहां पर सोडियम की एबिलिटी है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो क्या बन जाएगा? RO Na। एक हाइड्रोजन बाहर निकला, एक हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाफ H2। क्या बोलते हैं इसको? हाफ H2। तो ये सोडियम, ये है अल्काइल, ये ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोऑक्साइड। क्या बना है? सोडियम अल्कोऑक्साइड। और आपको पता है ना ये एक रिएजेंट भी है, अपने विलियमसन रिएक्शन में यूज होता है ईथर बनाने के लिए। हाँ, जो रिवाइज कर रहे हो उनको याद रह रहा होगा, ठीक है। तो ये सोडियम अल्कोऑक्साइड बेस एक रिएजेंट भी है, ठीक है। और हाफ H2 का मतलब होता है एक हाइड्रोजन। ये जो एक हाइड्रोजन बाहर निकला ना, उसको लिखते हैं हम हाफ H2। तो एक ओल्ड कंसेप्ट भी है, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी का। वो क्या बोलता है मालूम आपको? अ सब्सटेंस व्हेन ट्रीटेड विथ मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इट इज ऑल्सो एन एसिड। समझा आपको? कोई भी सब्सटेंस में मेटल डालने पर अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो वो एसिड होता है। तो ये ओल्ड क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से एसिडिक हो गया नेचर अल्कोहल का। इन जनरल न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेगा ये एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो एनी सब्सटेंस विथ मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, रिएक्शंस तो हमने पढ़ लिए इसके, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। कौन सा वाला? एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन। याद है कि आपको? ये ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। एक्शन ऑफ मेटल्स में हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखने वाला हूँ जो ऑलरेडी हमने इससे पहले लिखे थे दूसरी रिएक्शन के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ कंपेयर करके। हमने एक लिया था इथाइल अल्कोहल, आपको याद होगा, इथाइल अल्कोहल। तो इसके साथ हम यहाँ पर लेने वाले हैं सोडियम। ओके, रिएक्शन क्या होने वाला है? H जाएगा और कौन आएगा? Na आएगा। हाफ H2 चला गया। अब यहीं पर एक और एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं साइड में, आप याद करो, आपको याद होगा। CH3 CH2 OH HCl with ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट। याद आया? OH जाएगा,
Cl आएगा, ये H और OH चला जाता है ना, CH3 CH2 Cl, याद आया क्या? चलो वापस आते हैं इधर, ये इथाइल अल्कोहल है, कौन है ये? इथाइल अल्कोहल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इथाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल 2 जरा ध्यान से देखो, CH3 COH, ये CH CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नाम तो याद हो गया होगा अब नए लोगों को भी, कितने बार आ गया? आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। यहां पर भी रिएक्शन सेम, यहां से H गया और Na आया, यहां पे H जाएगा और Na आएगा, क्या बनाएगा? CH3 CHO Na CH3 हाफ H2, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो इसको बोलेंगे हम सोडियम आइसोप्रोपोऑक्साइड, सोडियम आइसोप्रोपोऑक्साइड, बरोबर। सेम रिएक्शन हमने ल्यूकास में भी देखा था, आपको याद होगा। सेम लेते हैं हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 CHOH CH3, और यहां पर हमने लिया ल्यूकास रिएजेंट विथ HCl एंड ZnCl2, याद आया? इधर से OH और H क्या बनाता है? H2O, Cl यहाँ पर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर वापस इधर आते हैं हम टर्चरी के अंदर, जरा ध्यान से देखो पप्पू, इधर देखो। अब वापस इधर आते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3C CH3 CH3 OH, ये टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कौन है ये? फिर आपने लिया सोडियम, अगेन रिएक्शन सेम, H जाएगा Na आएगा, क्या बनाएगा? CH3 CH CH3 CH3CONa प्लस हाफ H2, इसका नाम है टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्चरी 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, अल्कोहल OH है इसलिए अल्कोहल, इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम टर्चरी ब्यूटाऑक्साइड, बरोबर। सोडियम टर्चरी ब्यूटाऑक्साइड, सेम रिएक्शन, चलो उधर लेते हैं। यहाँ पर हमने रिएक्शन ऑफ HCl देखा था, सेम रिएक्शन, CH3 CH3 OH, क्या लिया यहाँ पर? HCl, टर्चरी के केस में ZnCl2 की जरूरत नहीं है, याद है ना? CH3 CH3 Cl, टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड, OH गया H के साथ में। चलो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शंस इधर वाले दिख रहे हैं, एक्शन ऑफ सोडियम, इसमें ब्रेक हो रहा है कौन? O बॉन्ड H, जबकि यहां कौन ब्रेक हो रहा है? C बॉन्ड O, समझा क्या? वहां C बॉन्ड O ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर O बॉन्ड H ब्रेक हो रहा है। मैंने आपको वहां पर बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वहां पर कि यहाँ पर जो है डोनेटिंग ग्रुप है, कितने डोनेटिंग ग्रुप है? 3 डोनेटिंग ग्रुप है। 3 डोनेटिंग ग्रुप मतलब सब मिलकर इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पुश करेंगे, जब सब मिलकर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी निगेटिव, निगेटिव रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से ये बॉन्ड फटाक से ब्रेक होगा, इसलिए टर्शरी का रिएक्टिविटी वहां पर क्या था? ज्यादा। इसलिए ये केस में जहां पर C बॉन्ड O ब्रेक होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा? टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, बरोबर। लेकिन ये केस में O बॉन्ड H ब्रेक हो रहा है, तो ये जो डोनेटिंग ग्रुप है, ये 3 जो डोनेटिंग ग्रुप दिख रहे हैं क्या आपको, तो ये सब मिलकर इस बॉन्ड को वीक बनाते हैं ना। लेकिन ये रिएक्शन में अपने को ये बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं है, अपने को किसको ब्रेक करना है? O बॉन्ड H। अगर ये बॉन्ड वीक है तो डेफिनेटली इधर वाला बॉन्ड क्या रहने वाला है? स्ट्रॉन्ग। क्या रहने वाला है? स्ट्रॉन्ग। तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा ना, तो यहाँ टर्शरी का रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि C बॉन्ड O ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर O बॉन्ड H इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? कम। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा,
प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन टर्चरी। समझा? कब? जब अपने को O बॉन्ड H ब्रेक करना रहेगा तो। समझा? अरे समझा क्या? अभी उसको मैं और दूसरे कंसेप्ट से जोड़ने के लिए आ रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। ये तो समझ में आ गया ना, जहां C बॉन्ड O ब्रेक करना है ऑर्डर रहेगा टर्चरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और जहां पर O बॉन्ड H ब्रेक करने का रहेगा तो प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा। क्यों? यहाँ डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड क्या रहने वाला है? वीक। नहीं, यहां पर कितना है डोनेटिंग ग्रुप? 3, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक। अब इधर वाले केस में डोनेटिंग ग्रुप कितने हो गए? 2, तो ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा ना, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है ना। अब इधर आ रहे हैं तो डोनेटिंग ग्रुप कितना है? ओनली 1, तो ये बॉन्ड और स्ट्रांग होते जा रहा है ना। यहां पर वीक वाला कौन है? ये। समझा क्या? ये बॉन्ड वीक है इसलिए आसानी से ब्रेक होगा। आसानी से ब्रेक होगा मतलब आसानी से Na आएगा, H जाएगा, Na आएगा। समझा? लेकिन और थोड़ा लेवल अगर हम बढ़ाए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ टर्चरी का रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है ना। डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं ना इसको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे C बॉन्ड O वीक होते जाएगा। समझा? जहां पर OH जाता है मतलब निगेटिव पार्ट, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर ऐसे रहने वाला है, जबकि जहां पर H जा रहा है तो H ऐसे पॉजिटिव जाएगा ना, इसलिए कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर रहेगा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्चरी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। फिर यहां पर भी कंडीशन आएंगी, अगर SN2 को फॉलो करता है तो ये भी प्राइमरी पहले आ जाएगा। याद है क्या SN2? अगर SN2 को फॉलो किया तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ये SN1 के लिए। समझा? अरे बोलो ना। ठीक है, ओके चलो। अब ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया, डोनेटिंग ग्रुप आते हैं, इस बॉन्ड को वीक बनाते हैं, आसानी से जाता है, इसलिए टर्चरी का रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन अगर मैंने यहां लगा दिया Cl, तो Cl विड्रॉइंग है, या NO2 लगा दिया, इसलिए बोला था मैंने लर्न करो डोनेटिंग और विड्रॉइंग की लिस्ट, आगे बहुत तकलीफ होंगी आपको। अगर मैंने यहाँ पर NO2 लगाया नाइट्रो, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसा एप्लीकेशन आ सकता है कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप इधर आ गया तो ये टर्चरी का रिएक्टिविटी कम हो सकता है। समझा? अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डोनेटिंग ग्रुप लगाया, कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। समझा? तो वो कंसेप्ट भी आएगा आगे चलकर, अभी सिर्फ उसको याद रखो। याद रहेगा क्या? बता दूं एक एग्जांपल। अपन ने बोले कि टर्चरी का रिएक्टिविटी ज्यादा रहता, नो डाउट करेक्ट बात है कि टर्चरी का अगर अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना रहा, क्या करना रहा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका ज्यादा रहेगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप इसको निगेटिव बना देंगे, निगेटिव रिपल्शन, आसानी से ब्रेक होगा, आसानी से OH जाएगा, आसानी से Cl आएगा, आसानी से Cl आएगा, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन अगर मैंने यहां लगा दिया NO2, एक हाइड्रोजन निकाल के, अब मैंने लगा दिया एक NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी लिस्ट है, इसको लर्न करना है आपको। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर भागेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? अब स्ट्रॉन्ग, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोर्ट करता है ना, फेवर करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा क्या?
लेकिन अगर यहीं पर NSR की जगह मैंने लिख दिया ESR तो पूरा उल्टा हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? चलो अब अपने एसिडिटी वाले पॉइंट के पास आ जाओ। हाँ हाँ, रिएक्शन से रिएजेंट करके बना सकते हैं, नाइट्रेशन करके नाइट्रिक एसिड से ला सकते हो उसको बोलो। ठीक है, अब आ जाइए अपने पॉइंट की तरफ। तो अपन ने बोला कि प्राइमरी इजीली H देता है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्शरी। जो जितना इजीली हाइड्रोजन देता है उसकी एसिडिटी ज्यादा। सिंपल सी बात है। अरे बोलो ना। ठीक है, तो अगर हम एसिडिटी कंपेयर करने जाएंगे तो हम बोलेंगे एसिडिक ऑर्डर। क्या बोलेंगे हम? एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर अल्कोहल का क्या बोलेंगे आप? प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्शरी। ये रिएक्शन फास्ट दे रहा है ना, इसका मतलब इजीली हाइड्रोजन दे रहा। इजीली हाइड्रोजन दे रहा मतलब एसिडिक। जो जितना अच्छे से हाइड्रोजन देगा उतना ज्यादा एसिडिक। अरे समझा क्या? सिंपल, कुछ मुश्किल? ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश की विथ वाटर, तो आपको ऑर्डर मिलेगा वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज्यादा वाटर एसिडिक है नेचर में। आप बोलेंगे वाटर तो न्यूट्रल है। हाँ, वाटर न्यूट्रल है ना, लेकिन उसको कंपेयर करेंगे अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक है। जीरो एक से बड़ा है छोटा है? छोटा है ना। अरे 0 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। और -1 से बड़ा है। तो इसका मतलब 0 हमेशा छोटा रहेगा जरूरी नहीं है। समझा? तो वाटर न्यूट्रल रहेगा जरूरी नहीं है। ये बीच में आता वाटर, इधर एसिड इधर बेस, बीच में वाटर। अगर एसिड से कंपेयर करेंगे तो वाटर कौन बन रहा? बेस। और बेस से कंपेयर करेंगे तो एसिड। और दोनों से कंपेयर करें तो बीच में न्यूट्रल। समझा? जैसे 0 1 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा रहता है, तो वैसे एसिडिटी एसिडिटी एक कंपैरेटिव टर्म है। इसलिए बोलते हैं ना, इंसान के पास जो कुछ चीजें हैं वो उसको कंपेयर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन चीज बताई। आज 90% हमारे यंगस्टर डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? हमारी लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही है। लाइफ स्टाइल हमारा वैसा नहीं है जैसा दूसरे का है। उसके पास प्रीमियम हैंडसेट है, बाइक है, घर में AC लगा है उसके रूम में, और ये है। हम ऐसी कैसी ज़िंदगी गुजार रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया के मामलों में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से आगे वाले को देखो। दीन के मामले में अपने से आगे वाले को देखो कि लोग अपने से ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, मुत्तकी, परहेजगार, मैं भी वैसे बनूंगा। और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो कि मेरे पास तो भी घर है, AC नहीं है तो क्या हुआ, कूलर है, फ़ैन है। दुनिया में ऐसे लोग भी जिनके पास फ़ैन और कूलर भी नहीं होता है। गांव के कुछ ऐसे इलाके भी हैं। पानी गर्मी के दिनों में उनको लाने जाना पड़ता है 10-10 किलोमीटर दूर, एक मटका पानी लाने के लिए। नहाने की तो बहुत मुश्किल वांदे हैं। पीने का पानी उनको चलाना पड़ता है 2-3 दिन। बारी बारी से सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। ऐसे अपने इंडिया में ऐसे कुछ इलाके हैं। 7,000 लोग सिर्फ भूख से मर जाते हैं रोजाना। इंडिया का आंकड़ा है, दुनिया का छोड़ दो। 7,000 लोग मरते हैं खाना नहीं मिलने की वजह से। तो इसलिए चीज़ों को वेस्ट मत करो, लोगों को दो जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं उनको दो। अल्लाह के रसूल फरमाया, नीचे वालों को देखो अपने। इससे इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है। क्योंकि दुनिया में आप ये फॉर्मूला आप उल्टा नहीं कर सकते कि दुनिया में आगे वालों को देखो, दीन में पीछे वाले को, क्योंकि इसमें बिगाड़ पैदा होगा। अगर आप दीन में से अपने से पीछे वाले को देखेंगे तो आप बोलेंगे, अरे वो तो शराब पीता है, मैं तो गुटखा खाता हूँ। तो इसमें कौन सा आपने फायदा करे इंसानियत का? आपने कुछ फायदा किया, नुकसान हुआ ना इसमें। चलो अब दूसरा फॉर्मूला जो दुनिया वाला है। दुनिया में अगर अपन अपने से, ये दीन के मामले में ये तो हो गया। दुनिया के मामले में अगर आप अपने से आगे वाले को देखेंगे, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते आप।
बाइक आना बोलते, बस एक बाइक मिल जाना मेरे को अच्छी वाली। जिस दिन वो आ जाएंगी ना, अभी नहीं है आपके पास, कुछ लोगों के पास, तो आप बोलेंगे कार, बस एक कार आ जाना बस। हमारे कुछ दोस्त थे, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, गुर्बत से बहुत ऊपर आए, मैं जानता हूँ कुछ, यही ख्वाहिश करते थे एक छोटी सी 800 मारुति कार होना, बोले अपने को ज़्यादा नहीं, अल्लाह कुछ नहीं होना, बस अपने को एक छोटी सी कार, छोटा सा घर, अल्लाह ने दे दिया, उनको अच्छी जॉब मिल गई। अब बेचारे राल टपकाते हैं, थोड़ी सी एक बड़ी गाड़ी मिल जाना तो और अच्छा होता, फिर वो भी खरीद लिए लोन पर। अब सोचते हैं कि एक थोड़ी सी एंडीवर या फॉर्च्यूनर होना, थोड़ी ऑफ रोड गाड़ी। इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है। दुनिया में अपने से आगे वाले को देखेंगे तो मरते दम तक सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, हाँ नीचे वाले को देखेंगे तो सेटिस्फाई होंगे, रिलैक्स रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, सुकून में रहेंगे। उसको तो कुछ भी नहीं हो, साइकिल पे आता है, मेरे पास गाड़ी है, वो पैदल आता है, मेरे पास साइकिल है। अल्लाह के रसूल फरमाया दुनिया के मामले में नीचे वालों को देखो, दीन के मामले में अपने से आगे वालों को देखो। कंपैरेटिव टर्म, यहाँ से रिलेशन आया इसलिए बता दिया, अपना वाटर कंपैरेटिवली टर्म में है, तो इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। नाउ कंपेयर विथ फिनॉल, चलो फिनॉल से कंपेयर करेंगे विथ फिनॉल। अगर आपने फिनॉल से कंपेयर किया तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अच्छा, यहां मैंने आपको बताया नहीं, यहां पर आर जो है ना डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, समझा आपको? ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनकी लड़ाई ज्यादा चलती है, चांसेस है ब्रेक होने के चांसेस है, OH माइनस बन सकता है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हमने इसके ताल्लुक से, ठीक है। इसलिए ये वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, वहां OH के मिलने के चांसेस है, H मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। दूसरा, हाँ सोडियम आएगा तो फिर वो एसिडिक नेचर बताएगा, अभी बताया ना मैंने आपको, ठीक है। चलो, लेकिन अब फिनॉल, अब किसी ने आपसे पूछ लिया भाई साहब व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो आप बोलेंगे बिकॉज फिनॉल कैन गिव इजीली H+ आयन इन एक्वियस मीडियम इन वाटर। देखो, अगर आपने फिनॉल को पानी में डाला, आपने लिया फिनॉल और इसको डाला पानी में, डुब गया पानी में, अरे गया क्या, वो लेडीज को हिलाओ, उनको 2 लकड़ियां लगाना ऐसे इधर, जो बच्चों को नींद आती ना, या एक पीछे रस्सी बांध कर आना और पीछे वाले के हाथ में दे देना, वो लेके बैठेंगे ऐसा, आपको पीछे की बेंच को बांध देना, नहीं तो ठीक है। हाँ हाँ, और एक शॉर्टकट बता दो, जान दो आप कुछ भी करेंगे नहीं तो, छोटे बच्चे जो करते ना कभी कभार, आप ऐसा हल्का सा चेयर पे सोते रहते, जो एकदम छोटे बच्चे रहते ना, अभी बस 1-1.5 साल के हो, कुछ भी करते हरकतें हो, ऐसा उंगली लेते आपकी नाक में जोर से मार देते आप ऐसा गुस्से में आ जाते, लेकिन छोटा बच्चा है तो कुछ नहीं कर सकते कभी आंख में मार देता हूँ जोर से, जो रहते कुछ नॉटी बच्चे रहते हैं छोटे बचपन में जब रहते, तो बराबर है कि नहीं है, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे। हाँ खैर, तो ऐसा आप करो मत उनके साथ नहीं, उन्होंने पेन कर दी उन्होंने, ठीक है, ऐसे मत करो, हाँ ठीक है। चलो, सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। मैंने सिर्फ बोला तो नींद उड़ गई लोगों की जिसके साथ हुआ होगा उसको तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा ऐसा। हाँ, आप बोल रहे होंगे सर के साथ हुआ शायद ऐसा तो थे ना हमारे पास ये, जब छोटे छोटे ये आज से 10-12 साल पहले। हाँ ठीक है, चलो सब लोग जाग रहे हैं। हाँ चलो, अब यहां पर देखिए, आपने फिनॉल को डाला पानी में, जैसे आप उसको पानी में डालेंगे, इसका लोन पेयर क्या करता है, इस H को ले लेता है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, O बॉन्ड H। ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है ना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रख लेगा, यहाँ के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, इधर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेगा। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं, याद रखो, नए लोग डायरेक्ट याद कर लो, ऑलरेडी 2 लोन पेयर उसके पास होते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, ऑक्सीजन बन गया इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कौन, माइनस,
और H प्लस निकल के H2O के साथ गया तो क्या बन गया H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और पानी के अंदर जब फिनॉल रहता है, मैंने बताया था, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोलिक एसिड। जब एक्वियस फिनॉल जो होता है ना, पानी में जो फिनॉल होता है उसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। अब दिस इज फिनॉक्साइड आयन, फिन एंड ऑक्सीन मतलब बेंजीन को बोलते हैं, फिन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका बोलो, फिन ऑक्साइड। फिनॉक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल। फिनॉक्साइड जो है स्टेबल होता है। व्हाई, क्यों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस, ये लोन पेयर इसको देता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड यहां जाकर निगेटिव चार्ज बनता है, फिर ये इधर जाता है। चलो बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। चलो कैसे होता है ये रेजोनेंस, जरा ध्यान से देखो। जब भी अल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की जोड़ी और पाई बॉन्ड आते हैं तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब अल्टरनेटली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। कैसे, नए लोग जरा ध्यान से, पुराने लोग भी ध्यान से देखो। देखो ये रेजोनेंस कैसे होता है, ये लोन पेयर बनता है पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन। ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो एक नया स्ट्रक्चर तैयार होता है। कुछ, कौन बात कर रहा है ये, ठीक है। फिर आगे अल्टरनेट है, ये बनेगा पाई बॉन्ड, ये बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स। पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अंदर बना दूं, इस पर प्लस चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसलिए। फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड, ये बनेगा पाई बॉन्ड और ये बनेगा इलेक्ट्रॉन। समझा क्या, खेल रहा अपने साथ वो। फिर ये वापस इधर और पुराना स्ट्रक्चर मिल जाएगा फिर से। ये रेजोनेंस की वजह से चार्ज कंटिन्यू शिफ्ट होते रहता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, स्टेबल। सो फिनॉक्साइड हाइड्रोजन देने के बाद स्टेबल बन गया, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हाइड्रोजन गया तो भी वो स्टेबल है। अगर किसी के जाने से कोई स्टेबल नहीं होता है तो बोलता नहीं जाना भाई, अब ये ऑलरेडी मालूम इसको स्टेबल बनने वाला, हाइड्रोजन पूछ रहा उसको मैं जाऊं क्या, तो फिनॉल बोलता हाँ। समझे क्या, अरे मालूम है कि नहीं आपको, तो ये आसानी से जाने देगा क्योंकि मालूम है कि H जाने के बाद उसमें रेजोनेंस चलता रहेगा और वो स्टेबल बनने वाला है। इसलिए फिनॉल आसानी से हाइड्रोजन देता है, और जो आसानी से हाइड्रोजन देता है इट इज एसिडिक इन नेचर। तो किसी ने आपसे पूछ लिया भाई साहब व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू वाटर, तो आप बोलेंगे बिकॉज फिनॉल with water forms phenoxide ion which is very stable due to resonance। समझा आपको, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल है, इसलिए आसानी से H प्लस दे देगा, और जो आसानी से H प्लस देता है वो एसिड। समझा गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो RCOOH इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, इज मोर एसिडिक देन वाटर, इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? होता है, कितना होता है, 1000 टाइम ज्यादा होता है, 1000 टाइम, बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो उसका रीजन ये है कि फिनॉल, जब फिनॉल ने हाइड्रोजन लॉस किया तो वो बना फिनॉक्साइड आयन, जिसमें रेजोनेंस चल रहा था। जो अभी अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे ना, 5 स्ट्रक्चर, वो पूरे 5 स्ट्रक्चर को अगर शॉर्ट में एक स्ट्रक्चर में लिखना रहा तो ऐसे लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट में है उसको ऐसे बताते हैं। मैंने यहां प्लस बताया था, प्लस नहीं आएगा ना यहां पर क्योंकि ऑलरेडी माइनस था ना। जब माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन जाने पर न्यूट्रल बनता है वो, हाँ न्यूट्रल रहा तो प्लस बनता है, तो ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है। हाँ अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये यहां के जो इलेक्ट्रॉन है ये तो यहां पर ही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पाई बॉन्ड वाले कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर,
6, वो 6 और 2 8, ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अंदर। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? आप देख भी नहीं सकते, इतना फास्ट मूवमेंट होता है इसका रेजोनेंस का। ठीक है? अरे समझा क्या? तो इसको ऐसे बताते हैं। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो ये कंटिन्यू रेजोनेंस चलता रहता है और इस निगेटिव चार्ज को ऐसा मिडिल में बताते हैं, इट इज कंटिन्यू इन रेजोनेंस, जिससे स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इस साइड में निगेटिव चार्ज और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, ऐसे रफली बता सकते हैं हम थोड़ा सा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने देखे तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसको पानी में डाला H2O, इसने इस H को लेकर चला गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने लोन पेयर होते हैं? 2, इसके पास भी 2। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा ना, ये H चला जाएगा H2O के साथ। हाँ, नए लोग सिर्फ याद रखो, ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन रख लेता है और H प्लस बन के बाहर निकल जाता है। तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे RCOO। इसने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस, और H प्लस बन के गया H2O के साथ में, जिसको क्या लिखते हैं H3O प्लस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, इसमें होता है रेजोनेंस। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई बॉन्ड बनने के लिए और ये पाई बॉन्ड जाते हैं इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा ना। अरे भाई, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर चार्ज रहेगा ना। यहां का पाई बॉन्ड इधर आ गया तो माइनस चार्ज ऊपर, और ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड। समझा? समझा? फिर ये वापस आएगा पाई बॉन्ड और ये वापस इलेक्ट्रॉन, फिर से यही बनेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉन आता जाता आता जाता आता जाता रहेगा। तो इसको सिंगल स्ट्रक्चर में बताते हैं ऐसे RCOO। आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर, आधा चार्ज इधर, आधा चार्ज इधर, आधा माइनस इधर, आधा माइनस इधर। This carboxylate ion is very stable as compared to phenoxide। ये कार्बोक्सिलेट फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमिट्री। दोनों निगेटिव है ना, तो निगेटिव रहने की वजह से बहुत इलेक्ट्रॉन की कैच बहुत फास्ट खेलते हो, फटाफट देते रहते हो, स्टेबिलिटी ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी। तो ये सिमिट्री नेचर होने की वजह से एक जैसे दोनों ऑक्सीजन निगेटिव है, इसलिए सो इट इज हाईली सिमेट्रिक, हाईली स्टेबल। इसलिए ये पलक छपकती हाइड्रोजन दे देगा, ले जा। हाइड्रोजन ने अगर पूछा भी नहीं मैं जाऊँ क्या, तो ये बोलेगा चल निकल यहां से। अरे समझा क्या? क्योंकि उसके जाने से वो स्टेबल बन रहा ना, तो इसलिए ये फिनॉल के कंपैरिजन में और इजीली H प्लस आयन देता। समझा क्या? अरे समझा क्या? समझा? इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, सो इट विल रेडिली गिव्स H प्लस आयन एज कंपेयर टू फिनॉल। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अरे किधर, पूरे साफ सुन गया तुम लोगों को? हाँ समझा आपको? अब समझ में आ गया ये ऑर्डर क्यों आया ऐसा? अरे बोलो ना। चलो अब इतनी दूर आ गए तो थोड़ा एक और, बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक में भी और एक होता है जो बेंजीन रिंग को कनेक्ट होता है, मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल इज मोर एसिडिक
देन वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बेचारे अपने अल्कोहल का चल रही थी बात, उसको रिश्ते की, तो उसको कोने में बिठा दी ले आके, दूसरे आ गए यहाँ पर। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, मैं ये घर के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लेता, ठीक है, आप लोग इसमें परफेक्ट रहते हैं। बराबर है कि नहीं है? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे क्यों। इसमें बेंजीन का भी रेजोनेंस है और कार्बोऑक्सिलेट का भी रेजोनेंस है, तो इसलिए हाईली स्टेबल। समझा आपको? अरे समझा क्या? डबल रेजोनेंस है ना, मतलब H लॉस करने के बाद कैसा दिखेगा अपना बेंजीन रिंग? परफेक्ट रेजोनेंस, ऐसे दिखेगा। अरे बोलो ना, माइनस। जब रेजोनेंस होगा तो ऐसे दिखेगा। पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, सब जगह रेजोनेंस, हाईली स्टेबल। सो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोऑक्सिलिक एसिड। मतलब जो एलिफेटिक आते हैं ना, एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, उनसे ज्यादा एसिडिक कौन रहने वाला है? बेंजोइक। समझा? अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड के अंदर भी वीक और स्ट्रांग होते हैं। मतलब डोनेटिंग ग्रुप आने से और विड्रॉइंग ग्रुप आने से क्या होता है? विड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिटी बढ़ती है और डोनेटिंग आने से कम होती है। लेकिन वो मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर। वो बहुत डिटेल में कंसेप्ट है और उस पर भी एक क्वेश्चन आता ही है। शुरुआत यहां से होती है उसकी, एंड वहां पर होता है अल्डिहाइड कीटोन के पार्ट के अंदर। समझा आपको? तो इसको हम देखेंगे जब जब अल्डिहाइड कीटोन आएगा, अभी नहीं। समझा? तो यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं।